Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 29 of Business Mathematics MTH367. So today we will study the chapter number 19, which is Integral Calculus Applications. So first we briefly review the last lecture summary. In last lectures we started with the definition of antiderivatives. After that we moved to rules of integration. The next topic was additional rules of integration, and at the end we briefly discussed what is differential equations and how to find their solution in simple cases. तो लास्ट लेक्चर में हमने एंटी डेरिवेटिव से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने एडिशनल रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े और आखिर में डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रीफली स्टडी किया. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है और इसकी डिग्री क्या होती है. टुडेज टॉपिक्स. तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल से. आफ्टर दैट वी विल मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स, फाइंडिंग एरिया यूजिंग डेफिनेट इंटेग्रल्स एंड फाइंडिंग एरिया बिटवीन कर्व्स. तो आज हम ये चार टॉपिक पढ़ेंगे. सो डेफिनेट इंटेग्रल्स. So in this section we will introduce the definite integral, which forms the basis for many applications of integral calculus. तो डेफिनेट इंटेग्रल को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे और जो बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन जो इंटेग्रल कैलकुलस की हैं वो डेफिनेट इंटेग्रल से ही फाइंड कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं. If f is a bounded function on the interval a b, then the integral from a to b f of x is called definite integral of f. Here we will also have this dx, जो कि शो करता है कि हम किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f कहलाता है. सो द वैल्यूज a and b which appear respectively below and above the integral sign are called the limits of integration. The lower limit of integration is a and the upper limit of integration is b. तो ये जो इंटीग्रेशन में नीचे और ऊपर दो वैल्यूज हैं a और b, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहलाती हैं. a जो होती है वो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो b है. तो नोटेशन इंटीग्रल a to b f of x dx can be described as the definite integral of f between a lower limit x is equal to a and an upper limit x is equal to b, or more simply the integral of f between a and b. तो ये जो हमारी नोटेशन है इसको हम दो तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं. एक तो हम ऐसे ये भी कह सकते हैं कि ये f का डेफिनेट इंटीग्रल है बिटवीन द लिमिट x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के, या फिर ये हम कह सकते हैं दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ f बिटवीन a एंड b, या इंटीग्रल ऑफ f बिटवीन a एंड b. इवेल्युएटिंग डेफिनेट इंटीग्रल्स. The evaluation of definite integrals is facilitated by the following important theorem. तो definite integrals को की जो evaluation है वो बहुत जो है अगर हम ये जो आने वाला theorem है इसको यूज़ करें तो बहुत easily से find कर सकते हैं कि definite integral क्या होता है. So this theorem is named as the fundamental theorem of integral calculus. If a function f is continuous over an interval and f is any antiderivative of f, then for any points x is equal to a and x is equal to b on the interval where a is less than equal to b, the integral from a to b f of x dx is equal to capital F of b minus capital F of a. हमारे पास एक फंक्शन f है और उसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो कैपिटल f है. तो अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल f का बिटवीन a एंड b फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a के बराबर होगी. According to the fundamental theorem of integral calculus, the definite integral can be evaluated by two things. Number one is determining the indefinite integral f of x plus c, and number two, computing f of b by minus f of a, sometimes denoted by f of x
ए टू बी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बेसिकली हमें बताता है कि हमने दो स्टेप्स में इस डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है जो कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर है, और दूसरे स्टेप में हमने कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए फाइंड करना है, और उसके लिए इक्विवेलेंट नोटेशन जो है वो ये है कि आप दो ब्रैकेट्स के अंदर एफ को लिख के राइट हैंड साइड पे अपर और लोअर में ए भी लिख लेते हैं। As you will see in the following example, there is no need to include the constant of integration in evaluating definite integrals. तो आने वाली एग्जांपल में हम देखेंगे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल्स में के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। So example is to evaluate the integral from 0 to 3 x square dx. So it means that f of x जो कि हमारा कैपिटल f of x है वो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3। तो हमारा कैपिटल f of x जो है वो है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx। जैसे कि हमने पढ़ा, पहला स्टेप ये है कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल पहले फाइंड करना है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल कैपिटल f of x प्लस सी है, तो ये होगा, यहाँ पे पावर रूल यूज़ करें तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो नाउ वी मूव टू द स्टेप 2। ये आपके पास बराबर होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी है, और नोटेशन जो इसके लिए यूज़ होगी वो होगी 0 to 3। ये नोटेशन है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की है इस केस में। सो दिस इज इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, क्योंकि ये एफ ऑफ बी है, माइनस जो दूसरी लोअर लिमिट है उसको पुट करना है। तो दिस इज योर एफ ऑफ बी, और ये क्या है, माइनस एफ ऑफ ए। आपका ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 3 है। so this will be 0 cube divided by 3 plus c। तो ये होगा आपके पास 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी माइनस 0 माइनस सी। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो होगा आपके पास वो 9 होगा। सो यू कैन सी कि आपका जो कांस्टेंट है ये कैंसिल हो जाता है जब आप एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो इट मीन्स के इसके अंदर जो कांस्टेंट सी है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जस्ट आप जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है उसको भी फाइंड कर लें तो काफ़ी है। सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन will always drop out. So let's do another example. The example is to evaluate 2 to 4 x divided by x square minus 1 dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूशन में क्या फाइंड करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। सो द इनडेफिनेट इंटीग्रल इज x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका हमने डेरिवेटिव बनाना है। x उसका डेरिवेटिव नहीं है एक्स स्क्वायर का, लेकिन 2x डेरिवेटिव है। तो इट मीन्स के हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा 2x dx। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर लेके। अब नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। सो वी कैन राइट दिस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1
because if you have f of x, f prime of x dx, this is equal to log of f of x. So this is one of the properties which we studied. So we can say that the integral from 2 to 4, so this is your f of x, x dx divided by x square minus 1 will be f of 4 minus f of 2. तो f of 4 हम यहाँ पे x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ log of 4 square minus 1 minus 1 by 2 log of 2 square minus 1. So this is 1 by 2 हम अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा log of 15 माइनस log of 3, और log की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये आपके पास है log of 15 by 3, and this will be equal to half of the log of 5. So this is your eventual answer. तो इस तरह से आप जो मुख्तलिफ डेफिनेट इंटेग्रल्स हैं उसको एवेल्यूएट करेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स. सो प्रॉपर्टी नंबर 1 इज if f is defined and continuous on the interval a b, then the integral from a to b f of x dx is equal to the minus time the integral from b to a f of x dx. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास f एक कंटिन्यूस फंक्शन हो इंटरवल a b पे, तो a to b f of x dx जो इंटेग्रल है वो माइनस टाइम b to a f of x dx के बराबर होगा. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक integral from minus 2 to 1 4x cube dx. तो अब हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, यानी इसकी जगह पे हम इसका इंटेग्रल ले लेंगे जो कि है 4x to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1 माइनस 2 to 1. तो ये 4 जो होगा इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x to the power 4 माइनस 2 से 1. अब आप 1 x की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 to the power 4 माइनस x की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 minus 16 और is equal to minus 15. And now if you consider the integral from 1 to minus 2 4x cube, तो ये आपके पास आएगा, सिर्फ लिमिट चेंज हो गई है, x to the power 4 आ गया है यहाँ पे और 1 to minus 2 है. तो जब आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस 2 की पावर 4 माइनस 1 आएगा, which is 16 minus 1 is equal to 15. So you can see that the integral from minus 2 to 1 4x cube dx is equal to minus time the integral from 1 to minus 2 4x cube dx. तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें आपने देखा कि integral from e to b f of x dx is equal to minus time the integral from b to a f of x dx. So property number 2 is integral from a to a f of x dx is equal to 0. For example, if you take f of x to be x cube, then integral from, and you take a to be 2, then the integral from 2 to 2 x cube dx will be equal to x to the power 4 divided by 4, limits from 2 to 2,
और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 कॉमन लेके 2 to the power 4 minus 2 to the power 4, जो कि ऑफ कोर्स 1/4 into 0, जो कि 0 होगा। तो इंटीग्रल फ्रॉम a to a f of x dx is equal to 0. So the next is, if f is continuous on the interval ac and b is some point between a and c, then the integral from a to b f of x dx plus b to c f of x dx is equal to the इंटीग्रल फ्रॉम a to c f of x dx। यानी आपके पास एक इंटरवल है AC और उसके दरमियान में आपने एक पॉइंट लिया है B, फंक्शन कंटिन्यूस है और यहाँ पे एक पॉइंट है B, तो आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल लें और उस यहाँ से यहाँ तक लें, इन दोनों का सम लें तो वो बराबर होगा जो A से C तक इंटीग्रल है f of x dx के। सो फॉर एग्जांपल टेक a is equal to 0, वो c is equal to 4 and b को something between a and b let's say 2 ले लें, तो हम ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम f of x को ले लें फॉर एग्जांपल 3x square, then the integral from 0 to 4 3x square dx is equal to 3x cube divided by 3. Integral from 0 to 4, 3 will cancel with 3, so this will be 4 cube minus 0 cube is equal to 64, क्योंकि 0 cube 0 होगा और 4 cube 64 है। Now consider the integral from 0 to 2 3x square dx plus integral from 2 to 4 3x square dx, तो ये होगा हमारे पास x cube 0 to 2, ये ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, प्लस ये होगा x cube 2 to 4. So we can write this as 2 cube minus 0 cube प्लस 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 0 प्लस 64 माइनस 8, 8 will cancel out with minus 8 and you get 64. So the integral from 0 to 4 3x square dx is equal to integral from 0 to 2 3x square dx plus integral from 2 to 4 3x square dx। तो ये वेरिफिकेशन थी प्रॉपर्टी नंबर 3 की। अगर आपके पास एक इंटरवल पे कंटिन्यूस फंक्शन है और उनके दरमियान एक आप पॉइंट लेने, तो चाहे आप a से c तक इंटीग्रेट कर लें या फिर a से b प्लस b से c तक इंटीग्रेट करके उनका सम कर लें, आपके पास एक ही जवाब आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज इंटीग्रल फ्रॉम a to b constant time f of x dx is equal to constant time the integral of a to b f of x dx where c is any constant। यानी आप इंटीग्रेशन में से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं। ये ख्याल रहे कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने वेरिएबल को बाहर इंटीग्रल से नहीं निकालना। सो यू कैन ओनली टेक दिस कांस्टेंट टू बी आउटसाइड द इंटीग्रल। इट मीन्स दैट इफ यू हैव सम इंटीग्रल 0 to 3 2x square dx, then this will be equal to 2 times the integral of 0 to 3 x square dx. So this is the aim of this property, or this is basically the simple example of this property. Property 5, if integral from a to b f of x dx and integral from a to b g of x dx exists, then integral from a to b f of x plus minus g of x dx is equal to the integral from a to b f of x dx plus minus the integral from a to b g of x dx. For example, if you evaluate from 2 to 4,
4x minus 5 dx plus 2 to 4 5 minus 6x dx। तो ये आपके पास बराबर होगा 4x square divided by 2 minus 5x इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 के, और प्लस सेकंड पार्ट से आप लिख सकते हैं कि यह है 5x minus 6x square divided by 2 from 2 to 4. So if you put 4, you get 2 to the power 4 square minus 5 times 4। तो ये आ गया आपका पहला एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ से माइनस करेंगे 2 को पुट करके, जो कि हो जाएगा 2 to the power 2 square minus 5 into 2। अब सेकेंड नेक्स्ट, दिस इज ऑल फॉर, तो ये दो एक्सप्रेशन यहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ के लिए हम 5 into 4 minus 6 into 4 square divided by 2 whole minus 5 into 2 minus 6 into 2 square divided by 2 लेंगे। So both of them comes from this expression। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 square 16 into 2 32 minus 20। यहाँ से आ जाएगा minus 2 square 4 into 8 minus 8, और ये आ जाएगा प्लस 10, और यहाँ से प्लस आएगा 20 minus 4 square into 3 is 48। यहाँ से आएगा minus 10, और प्लस आपके पास आ जाएगा 12। जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -12 आएगा। सो दिस इज वन साइड। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे कि हम क्लेम कर रहे हैं कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी यू कैन राइट दिस एज इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4 4x minus 5 plus 5 minus 6x dx। -5 और +5 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन आपका 2 to 4 minus 2x dx रह जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2x square by 2 2 to 4। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 square minus 2 square, जो कि -12 है। तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आया है, लेकिन यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी है और यहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है। तो इसलिए प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप एक बड़ी कैलकुलेशन को एक छोटी कैलकुलेशन में लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सो डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड एरिया। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक कि डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया के दरमियान क्या रिलेशन होता है। So one of the practical applications of integral calculus is that definite integrals can be used to compute areas. These may represent areas which are bounded by curves representing functions and or the coordinate axis. तो जो मेन एक वन ऑफ द मेन जो एप्लीकेशन है डेफिनेट इंटीग्रल्स की, वो एरिया को कैलकुलेट करना है मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशंस के अंदर। उस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि एरिया जो है मुख्तलिफ फंक्शंस के यानी मुख्तलिफ कर्व्स के अंदर बाउंडेड हो, और ये भी हो सकता है कि किसी कर्व और किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर बाउंडेड हो। सो वी विल डिस्कस ऑल these cases. So we start with the area between a function and the x-axis. कि किसी भी फंक्शन और x-axis के दरमियान एरिया हो तो उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। So definite integrals can be used to compute the area between the curve representing a function and the x-axis. Several different situations may occur. The treatment of each varies and is now discussed.
तो डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हुए हम किसी फंक्शन को और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं और उन तमाम सिचुएशंस को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जांपल भी साथ में करेंगे। केस नंबर 1 वेयर एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। When the value of a continuous function f is positive over the interval ab, that is, the graph of f lies above the x-axis, the area which is bounded by f and the x-axis, x is equal to a and x is equal to b, is determined by integral from a to b f of x dx. अगर हमारे पास f जो है वो किसी गिवन इंटरवल के ऊपर एक पॉजिटिव फंक्शन है, यानी उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है, तो इस सूरत में जो एरिया बाउंडेड होगा उस फंक्शन f के दरमियान, एक्स एक्सिस के दरमियान, x इज इक्वल टू a के दरमियान और x इज इक्वल टू b के दरमियान, उसको हम फाइंड कर सकते हैं जस्ट a टू b f of x dx इंटीग्रल को इवेल्युएट करके। सो कंसिडर दिस फिगर वेयर सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। हमारे पास ये इंटरवल है ए बी और ऊपर एक फंक्शन है जो कि ए और बी के दरमियान है। तो ये एक फंक्शन है जो कि पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास वो एरिया है, ये हमारी लाइन है x इज इक्वल टू बी और ये लाइन है x इज इक्वल टू ए। तो ये जो एरिया है ये हमारे एरिया ए है, दिस इज ए और ये जो है ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। इस इंटरवल के बाहर ही कुछ भी है, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो ये जो एरिया होगा so this area represented by a is equal to integral from a to b f of x dx। तो ये वो केस है जब f of x जो है वो पॉजिटिव है, यानी इसका जो इमेज है वो x एक्सिस से ऊपर ही इसका ग्राफ आ रहा है। So example is determine the area beneath x f of x is equal to x square and above the x-axis between x is equal to 1 and x is equal to 3। तो अब हमने जो लास्ट एग्जांपल में फार्मूला है उसको अप्लाई करके एरिया फाइंड करना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आपके पास ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के दरमियान, क्योंकि जो भी वैल्यू पुट करेंगे आप तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सॉल्यूशन f of x is greater than 0 for all x between 1 and 3. So area A is just equal to the integral from 1 to 3 x square dx. So you can write this as x cube divided by 3 1 to 3 so you can write this as 3 cube divided by 3 minus 1 cube divided by 3. So this can be written as 27 divided by 3 minus 1 divided by 3, which would be 26 divided by 3. So this is the area bounded by the curve f of x is equal to x square and x-axis and x is equal to 1 and x is equal to 3. Case number 2, here f of x is less than 0. So when the value of a continuous function f is negative over the interval
x lies between a and b, that is the graph of f lies below the x-axis, the area which is bounded by f, the x-axis x is equal to a and x is equal to b is determined by integral from a to b f of x dx. तो अगर आपके पास f of x लेस देन 0 हो तो आपके पास इस मीन्स के आपका फंक्शन नेगेटिव है इंटरवल ए बी के ऊपर, तो यानी जो इसका ग्राफ होगा वो x एक्सिस से नीचे बनेगा। तो इस सूरत में जो एरिया बाउंड हो रहा है x एक्सिस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और इंटीग्रल फ्रॉम a टू b और f of x के दरमियान, वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx. So there is one important thing to note. However, the definite integral evaluates the area as negative when it lies below the x-axis. Because area is absolute or positive value, the area will be computed as minus times the integral from a to b f of x dx. लेकिन जब आपका फंक्शन f of x जो है वो x एक्सिस से नीचे हो तो इस सूरत में जो आपका एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन चूंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो इसलिए हम एरिया को जो ये फार्मूला गिवन है कि माइनस टाइम द इंटीग्रल फ्रॉम e टू b f of x dx इससे फाइंड करेंगे. सो द एग्जांपल इज, सो डिटरमिन द एरिया indicated in the figure. तो अब हमने एक एरिया फाइंड करना है जो कि इस एग्जांपल में हम एरिया फाइंड करेंगे एक ऐसे फंक्शन का जिसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से नीचे है और हमने एरिया फाइंड करना है उस फंक्शन एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के दरमियान जो बाउंडेड है. सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज 1 2, this is 3, here is 2.5 and here is 3.5. So this is the rough graph of this function. तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो है f of x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 2 और आपने ये एरिया फाइंड करना है. सो यू कैन सी दैट ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ जो x एक्सिस से नीचे है. So in this case solution area would be the minus times जो लिमिट्स हैं वो x एक्सिस पे 2.5 से 3.5 तक है और आपका फंक्शन जो है वो माइनस टाइम्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 dx के बराबर है. So minus minus will be positive, so this will be the integral from 2.5 to 3.5 x cube by 2 dx. So this is equal to x to the power 4 divided by 4, 2.5 to 3.5. तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 4, 3.5 to the power 4 divided by 4 minus 2.5 to the power 4 divided by 4, and then you simplify it using calculator, you will get 13.875. So this is basically area which is equal to 13.875 square units. तो आपको सवाल के अंदर सिर्फ ग्राफ भी गिवन हो सकता है जिसको देख के आपने एरिया फाइंड करना होगा, यानी जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है.
So this was an example of the function whose graph is below the x-axis, और हमने जो एरिया फाइंड किया वो था between the function x-axis, x is equal to a and x is equal to b. So the next is case 3 where f of x is less than 0 and also greater than 0, यानी कुछ हिस्सा जो है f of x का इंटरवल के दौरान वो less than 0 है और कुछ जो है वो greater than 0 है. So when the value of a continuous function f is positive over part of the interval x between a and b and negative over the remainder of the interval, part of the area between f and the x-axis is above the x-axis and the part is below the x-axis, then the integral from a to b f of x dx calculates the net area. That is, the area above the x-axis are evaluated as positive and those below are evaluated as negative. The two are combined algebraically to yield the net value. तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर फंक्शन f of x नेगेटिव हो तो आपके पास एरिया नेगेटिव आता है और पॉजिटिव हो तो ये एरिया पॉजिटिव आता है. तो इस सूरत में अगर आपका फंक्शन जब नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है आपको नेट एरिया देगा, यानी नेट एरिया ऊपर जो पॉजिटिव होगा फंक्शन जहाँ पे, वहाँ पे आपको एरिया जो है वो ये पॉजिटिव देगा, और जहाँ पे ये फंक्शन बिलो द एक्स एक्सिस है वहाँ पे आपको एरिया नेगेटिव आएगा. तो इन दोनों को कंबाइन या सम करने के बाद आपके पास जो एरिया आएगा वो नेट एरिया आएगा बिटवीन ए एंड बी, जो इंटरवल है एफ ऑफ एक्स एर एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी के दरमियान जो एरिया आएगा वो आपका नेट एरिया आएगा. सो कंसिडर द एग्जांपल. So you need to take the integral from 0 to 15 x minus 5 dx. So you need to determine the net area. So if you draw the graph, ये x एक्सिस होगा ये आपका, और ये वर्टिकल लाइन है ये आपकी y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी. So this is your 5, this is minus 5. This is 15, this is 5, this is 10. तो रफली आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा. अब आपके पास a जो है ये 0 है और b जो है आपका 15 है, तो जो एरिया होगा वो होगा, दिस इज एरिया which is a2 and this is your area a1. So there are two ways to find net area. देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है और यहाँ पे भी दूसरी ट्राइंगल है. हम a को फाइंड कर सकते हैं एज माइनस a1 जो कि बिलो द एक्स एक्सिस है जिसका इमेज ये वाला एरिया, और प्लस a2 जो कि ऊपर वाला है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ एज 5 into 5, और यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ 10 into 10. तो ये आपके पास आ जाएगा -12.5 प्लस 50 जो कि आपके पास आ जाएगा 37.5 स्क्वायर यूनिट. लेकिन इसी को आप फाइंड कर सकते हैं एज एन इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 15 x minus 5 dx. So this is x square by 2 minus 5x 0 to 15. So you get 15 square by 2 minus 5 into 15 whole minus 0 minus 0.
So what you get is 37.5 square unit. So this is your net area. So this is net area. एंड दिस इज़ पॉजिटिव एरिया और ये आपका नेगेटिव एरिया है, तो इन दोनों का जो कंबाइन करके एरिया है वो आपका नेट एरिया आएगा. सो नेक्स्ट इज फाइंडिंग एरियाज बिटवीन कर्व्स. सो द फॉलोइंग एग्जांपल्स इलस्ट्रेट प्रोसीजर्स फॉर डिटरमिनिंग एरियाज बिटवीन कर्व्स. तो आपके पास ये भी पॉसिबल है कि दो कर्व्स हों और उनके दरमियान आपने एरिया फाइंड करना हो. तो एग्जांपल है कि डिटरमिन द शेडेड एरिया बिटवीन एफ एंड जी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग फिगर. So let's make the figure. तो ये आपके पास एक फिगर गिवन है जिसके अंदर जो शेडेड एरिया है ये आपने फाइंड करना है. आपके पास दो फंक्शंस हैं. एक फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स जो आपके पास फंक्शन है ये -2x स्क्वायर प्लस 27 है. तो अब आपने बेसिकली एरिया फाइंड करना है जो कि ये आपके पास शेडेड एरिया है. तो इन दोनों फंक्शंस के जो ग्राफ है वो 0.3 और 9 पे इंटरसेक्ट कर रहा है. सो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया. ये जो है आपका रिक्वायर्ड एरिया. So basically if you look at the graph, then this is the difference of the area between integral from 0 to 3 g of x minus integral from 0 to 3 f of x dx. क्योंकि आपके पास ये जो एरिया आ रहा है, अगर हम इस फंक्शन को एक्सटेंड करें तो आपके पास रफली ये एरिया आता है. तो अगर आप इस ग्राफ से देखें तो ये जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, ये अगर आप एरिया फाइंड करते हैं बिटवीन 0 to 3 जी ऑफ एक्स और उससे आप एरिया जो है विच इज़ 0 to 3 एफ ऑफ एक्स है, वो ये एरिया है. आप उससे ये माइनस कर लेते हैं, आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. सो द रिक्वायर्ड एरिया इज़ a integral from 0 to 3 g of x minus integral from 0 to 3 f of x dx. So this was basically an example to tell you that given that two functions and you are asked to find the area which is bounded by these two functions and the y-axis, then you can find this by looking at the graph of these functions. So the next is area between two curves. So here is a small result if we know the type of the curve, और curve जो है वो जहाँ पे लाई कर रही हैं और किस तरह से उनका ग्राफ है, तो हमारे पास एक रिजल्ट है जिसकी मदद से हमारा जो एरिया है वो आसानी से फाइंड हो सकता है.
So if the function y is equal to f of x lies above the function y is equal to g of x over the interval x between a and b, the area between the two functions over the interval is given by the integral from a to b f of x minus g of x dx. यानी आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक है f of x और दूसरा है g of x, और y of x का जो ग्राफ है वो g of x से ऊपर लाई करता है उस इंटरवल a b के दरमियान। तो जो आप उन दो फंक्शंस के दरमियान एरिया है उसको आप फाइंड कर सकते हैं अगर आप f of x माइनस g of x को इंटीग्रेट करें ओवर द इंटरवल a to b. So if you want to have a look at the graph, then for example this is your x-axis and this is your y-axis, और आपके पास दो पॉइंट्स हैं a b, and then you have some function f of x and then here you have some other function which is g of x. तो आप फाइंड करना चाहते हैं कि ये एरिया क्या है। So this is your f of x which is above the g of x, then this area A is equal to the integral from a to b f of x minus g of x dx. तो अगर आपके पास दो ऐसे फंक्शन हो जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं ओवर द इंटरवल ए बी, तो आप जो अपना रिक्वायर्ड एरिया है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आप डिफरेंस लें उन दोनों फंक्शंस का और उसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द इंटरवल ए बी के, तो उन दोनों फंक्शंस के दरमियान वाला जो एरिया है आपका वो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। So consider the function f of x and g of x. Suppose we want to determine the area between functions over the interval x lies between 0 and 4 given in the figure. अब हमारे पास एक और फिगर है, here you have 1 2 3 4 5, यहाँ भी आपके पास है 1 2 3 4 5। तो ये फंक्शन है f of x is equal to x और ये फंक्शन है g of x is equal to minus x. So you can see that f of x is का जो ग्राफ है वो g of x से ऊपर है and this is your required area, और ये इन दोनों फंक्शंस के दरमियान एरिया है। So we can calculate this area two ways. एक तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे दो ट्राइंगल ले लें, तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ r इंटू आर प्लस हाफ टाइम्स r इंटू आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 8 16 स्क्वायर यूनिट्स। So this whole area is 16 स्क्वायर यूनिट। या तो आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक और तरीका है जिससे आप इसको फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारा इस रिजल्ट को यूज़ करने वाला। आप देख सकते हैं कि f of x का जो ग्राफ है वो g of x से ऊपर है बिटवीन 0 एंड 4, ये आपका 0 और 4 इंटरवल है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू जस्ट टेक द इंटीग्रल, सो यूज़ द प्रॉपर्टी and area A would be equal to 0 to 4, f of x क्या है x है माइनस माइनस g of x dx, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 to 4 2x dx, and further you can take the integral 2x square by 2 0 to 4
2 will cancel with 2, you get x square 0 to 4। तो पहले आप x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपके पास 4 स्क्वायर आएगा माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। So that's how you can use this little result to find the area between two curves। यानी कोई भी दो ऐसी कर्व्स हों जिसमें f of x जो है वो g of x से बड़ा हो, यानी f of x का जो ग्राफ है वो g of x से ऊपर लाई कर रहा है, तो इस सूरत में जो एरिया होगा बिटवीन द टू फंक्शंस a और b के दरमियान किसी गिवन इंटरवल के ऊपर, तो वो आप फाइंड कर सकेंगे इस गिवन एक्सप्रेशन से। और उस एरिया की जो शेप होगी वो कुछ इस टाइप की होगी, क्योंकि यहाँ पे f of x g of x से ऊपर है, तो ये आपका सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया होगा। फिर हमने इसकी एक एग्जांपल की जिसमें हमने f of x को प्लस x लिया और g of x को माइनस x लिया, और x इज इक्वल टू 0 और 4 के दरमियान उसकी ग्राफ को स्टडी किया, और हमने दो फंक्शंस के दरमियान जो एरिया बाउंडेड है उसको फाइंड किया। तो उसको दो तरीके थे, एक तो हमने यूज़ किया कि ट्राइंगल अगर हम ले लें, इसको हमने एज ए सम ऑफ टू ट्राइंगल्स फाइंड किया, a1 और a2। सो हियर वी ऐड दिस a1 प्लस a2, हमारे पास 16 स्क्वायर यूनिट्स का आंसर आया। और फिर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन से फाइंड किया, तो भी हमारे पास 16 स्क्वायर यूनिट्स का ही आंसर आया। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द गिवन रिजल्ट। सो दिस वाज बेसिकली द today's lecture। So today we started with definite integrals and then हमने properties of definite integrals को स्टडी किया। उसके बाद हमने ये स्टडी किया कि एरिया को किस तरह फाइंड कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करती है। उसके अंदर हमने मुख्तलिफ केसेस डिस्कस किए, अगर f of x पॉजिटिव हो तो क्या होगा, f of x नेगेटिव हो तो क्या होगा, और f of x अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो क्या होगा। इसी तरह हमारे पास दो फंक्शंस और दो कर्व्स हों तो उनकी दरमियान जो एरिया है वो किस तरह से फाइंड किए जाएंगे, इस सब के बारे में हमने आज डिस्कशन की। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग more applications of integral calculus। In business, economics एंड फाइनेंस। तो अगले लेक्चर में हम जो डेफिनेट इंटीग्रल की फर्दर एप्लीकेशंस है या इंटीग्रल कैलकुलस की जो फर्दर एप्लीकेशंस है वो इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस में उसको हम स्टडी करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपने मुख्तलिफ़ किस्म के एरिया कैलकुलेट करने की टेक्निक सीखी होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में ये टेक्निक्स आप तैयार करके आइएगा ताकि जो फर्दर एग्जांपल हैं आपको अच्छी तरह से समझ आएँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।